वो हैं पंकज टिब्रेवाल। पंकज टिब्रेवाल सीनियर फंड मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड के, और बहुत नॉन कंसेंसस डेटा और कॉल देते हैं, और हम उनका आज स्वागत करते हैं अपने शो में। पंकज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पंकज, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक मिथ को मतलब आप एक डिफाई करें, क्योंकि बाज़ार में ये व्यू है और शायद बहुत बहुत हद तक शॉर्ट टर्म में ये अप्लाई भी होता है कि क्रूड ऑयल प्राइस, इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि 1-2% डिपेंड करता है कि कब तक एलिवेटेड रहता है, इंडिया के ग्रोथ को शेव ऑफ कर देगी, मैक्रोस पे जो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है उस पर प्रेशर डालेगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट से प्रेशर डालेगा हाई क्रूड ऑयल प्राइस। लेकिन आपने कुछ डेटा इस तरह का रीड किया है जो इस पॉपुलर कंसेंसस को बीट करता है। चलिए आज वहां से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार अजय भाई, एंड आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने सही बोला। अगर अपने देश को देखें तो मोर देन 50% हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, और जब भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आती है तो इसका कहीं ना कहीं असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और अगर अभी हम देखें तो 2013 के कंपेयर हम काफी अच्छे विकेट पर है, लेकिन कहीं ना कहीं $100 के ऊपर वाला क्रूड हमारे आर्थिक स्थिति को हर्ट करेगा। और ये सिंपल मैथ्स है कि हम करीबन अगर $1 बढ़त होती है तेल के कीमतों में, तो वो हमारे देश में करीबन $1.5 बिलियन का असर छोड़ता है। और अगर हम टोटल देखें कि अगर ये $100-120 के आसपास रहेगा, तो इस साल, आने वाले साल में हमारा अनुमान है कि $60 से $80 बिलियन के बीच में ये कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बिल को इन्फ्लेट करेगा। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखें तो ये जो $70 से $80 बिलियन हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगी या इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसे तीनों पार्ट ऑफ मार्केट को एब्जॉर्ब करना होगा। पहला है गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी कम करके वहां हिट लेंगी टैक्सेस में। सेकेंड है आप और हम या नॉर्मल रिटेल कंज्यूमर, जहां पर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे पेट्रोल पंप पर, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा शेल आउट करना होगा। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स के दाम भी बढ़ेंगे, बिकॉज हर चीज जो डेरिवेटिव ऑफ क्रूड के निर्यात है वहां पर भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तीसरा है कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं जो कंपनियां क्रूड को अपना रॉ मटेरियल या उनके डेरिवेटिव्स को अपना रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है, उनके दाम भी बढ़ेंगे। और हो सकता है वो सारा कॉस्ट इंक्रीज अपने कंज्यूमर को ना पास कर पाए, तो उनके मार्जिन में भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक रियल रिस्क है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें अगर एलिवेटेड लेवल्स पर रहती है आने वाले टाइम पर, तो ये हमारे आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। और इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों भी देखें एनर्जी में, चाहे कोयला देखें, $350-400 हो रहा है। वो एक बहुत गंभीर सिचुएशन है जहां पर सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट जो भी हमारे कोयला इंपोर्ट करते हैं उनको कहीं ना कहीं मार्जिन में हिट आएंगे। सेकेंड, अगर हम देखें एडिबल ऑयल, क्योंकि यूक्रेन और रशिया एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे एडिबल ऑयल के, वहां भी हमें हिट आएगा। पाम ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है। तो ये जो पूरी महंगाई है ये कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ग्रोथ को टेपर डाउन करेगी। तो ये देखने का है ये कितने दिन ऊपर रहता है, बट अगर ये $100 के ऊपर काफी टाइम रहेगा तो हमारे आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं इस पर दबाव आएगा। सेम टाइम पंकज, मैं जो बात पे तवज्जो दे रहा था वो ये थी कि लास्ट 20 सालों में कितनी बार क्रूड ऑयल बहुत शार्प स्पाइक दिखाया है, और ऑफ कोर्स ये सारे कंसर्न्स वापस टेबल पे आके बाजार को परेशान भी किए हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद एक हफ्ते, 6 महीने, एक साल के बाद का निफ्टी रिटर्न देखें तो बल्क ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए। तो ये वरीज जो हैं शॉर्ट टर्म में एक्चुअली सुलझ जाती हैं। आपकी क्या राय है? एकदम अजय भाई, आप अगर देखें तो ये नियर टर्म कंसर्न्स है। अगर कोई भी निवेशक अगर नेक्स्ट 3-5 साल की होराइजन को लेके चले, तो ये एक डायरेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है। और हमने देखा पहले भी 2013, 2018 में भी, अगर आपको याद हो तो हम ऑलमोस्ट $90 तेल की कीमतों की तरफ पहुंच गए थे। बट अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म लेंस रखें तो ये तेल की कीमतें अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है।
बिकॉज ये तेल की कीमतों पर एक ग्लोबल डिमांड शॉक या ग्लोबल ग्रोथ शॉक पर एक ग्लोबल डिमांड शॉक या ग्लोबल ग्रोथ शॉक आएगा, और वो कहीं ना कहीं अपने इक्विलिब्रियम से अपने आप ही भाव को कम कर देगा, बिकॉज डिमांड इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकते ग्लोबली, मैं बता रहा हूँ। चाहे वो ड्राइविंग डिमांड हो या एयरलाइंस डिमांड हो या इंडस्ट्री की डिमांड हो, एक कच्चे तेल की $130 की कीमतों पर आप ज्यादा दिन नहीं डिमांड को सरवाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो वो अपने आप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। और हमारा ये मानना है कि ये नेक्स्ट 5-6 जो भी महीने हमें मिले इस साल में करेक्शन के लिए, उसे हमें अपने निवेश के लिए यूज करना चाहिए। ये बहुत कम टाइम होता है जब इंडिया में ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं और हमें निवेशकों को अच्छा मौका देते हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक ही एडवाइस करूंगा कि जो भी आप निवेश करें, नेक्स्ट 2-3 महीने के हिसाब से ना करें, थोड़ी लंबी अवधि के होराइजन रख के रखें, 3 से 5 साल। एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन की तरफ ही रहे, ज्यादा टिल्ट रिस्क की तरफ ना ले, क्योंकि ये साल ट्रांजिशन का साल है अजय भाई। हम लोअर इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक्सेस लिक्विडिटी से एडिक्वेट लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अर्ली साइकिल से मिड साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये साइकिल जब ट्रांजिशन होती है तो उसे नेविगेट करना बहुत बहुत अच्छे से करना होगा, नहीं तो जोखिम भरा साल हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि लास्ट 2 साल लोगों ने जम के पैसा कमाया, एक तरफा पैसा कमाया। ये साल मेन वर्सेस बॉयज का रहेगा, और कहीं ना कहीं ये साल डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, उनके बीच में फर्क क्या है। तो ये साल को थोड़ा सा आपको केयरफुली नेविगेट करना होगा। बीच बीच में अंधकार या अपने को डार्क क्लाउड्स दिखते रहेंगे, बट अगर ये साल ठीक से अपने नेविगेट कर लिए तो नेक्स्ट 3-5 साल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल को केयरफुली नेविगेट करना होगा, डिसिप्लिन्ड असेट एलोकेशन, डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना होगा। पंकज, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। और इसी के लिए आपसे हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, आपसे एनालिसिस हम ले रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच किस तरह से और कहाँ कहाँ लगाया जाए। अब बाजार में आपका नज़रिया आप बता रहे हैं, किस तरह का अप्रोच बनाना है ये भी आपने बताया, लेकिन इन लेवल्स पर कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप पॉजिटिव हैं, कौन से सेक्टर्स में मूव आप देख रहे हैं, किन सेक्टर्स से दूर रहने की राय आपकी तरफ से आती हुई दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप देखें तो हमारे 3-4 थीम जहां हम पॉजिटिव है। पहला, हमें लग रहा है कि 10 साल के बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइकिल में रिवाइवल है। और अगर हम अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छे तरीके से चल रही है। और हर कंपनियों से जब हम बात करते हैं और चैनल चेक्स कर रहे हैं तो ये उभर के आ रहा है कि चाइना प्लस स्ट्रैटेजी अपने आप में प्ले करना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है विश्व के बड़े बड़ी कंपनियां ओपनली आके नहीं बात कर रही हो, क्योंकि उनके एंड मार्केट भी चाइना है तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। बट कहीं ना कहीं हर विश्व की बड़ी कंपनी सप्लाई चेन को लेके, ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना को लेके बहुत कंसर्न्ड है। और इसका बेनिफिट क्लियरली इंडियन कंपनीज को मिल रहा है, चाहे वो होम इम्प्रूवमेंट में हो, चाहे स्पेशलिटी केमिकल में हो, चाहे लाइट इंजीनियरिंग गुड में हो या ऑटो एंसिलरी में हो। ये सिचुएशन कई कंपनियां बोल रही है हमने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा जो ऑर्डर बुक्स है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम हो सकता है जो नेक्स्ट 3-5 साल हमें अच्छा रिटर्न बना के दे। और इसमें कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, अपने जो कंपनियां कैपेसिटी एक्सपेंशन करके बैठी हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज आएंगी, वो वाली कंपनियां, वो वाले सेक्टर्स है। तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल थीम लग रहा है। सेकेंड जो पावरफुल थीम है वो है रिवाइवल ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। हमें लग रहा है 8-9 साल के बाद ये एक रियल रिवाइवल है। और 7 जो टॉप सिटीज हम देश के देखते हैं उनमें इन्वेंट्री, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो काफी लो लेवल पर आ गई है, ब्याज दर अपने फेवर में है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा इकोसिस्टम है वो हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे वो टाइल्स वाले हो, प्लाईवुड वाले हो, मैट्रेस वाले हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, वायर्स एंड केबल्स हो। तो वो पूरा इकोसिस्टम जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है वो अच्छा लग रहा है। थर्ड, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, चाहे वो फार्मा में हो, स्पेशलिटी केमिकल में हो या आईटी में हो, वो क्षेत्र काफी अच्छा लग रहा है और इंडिया का स्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो गया है। फोर्थ, नॉट द लास्ट, बैंक, सब सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन बेसिस पर देखें तो वो सेक्टर काफी अब अट्रैक्टिव लग रहा है। और कंपेयर टू द पास्ट अगर हम देखें तो पंकज,
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 2 ही मिनट रुकने की। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री हम आपको सुनवाना चाहेंगे, फिर हम वापस आएंगे। हमने देश के बिगेस्ट माइनिंग ग्रुप के चेयरमैन से बात की थी होस्ट ऑफ इश्यूज पे। ये जो रैली चल रही है कोल में और बहुत सारे डिफरेंट कमोडिटीज है, उस पर बीपीसीएल की तरफ उनकी रुचि। हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल से, निकुंज ने एक एक्सक्लूसिव चैट की, उसका थोड़ा सा पार्ट सुनवाएंगे और फिर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। और कमोडिटीज पे भी आपका व्यू पूछना बाकी है अभी, लेकिन सुनते हैं वो एक्सक्लूसिव चैट। We have a tremendous geology. I mean, literally like a geology. For us, most important thing is that what our leader is saying, which is very correct. How the roadmap has been drawn. This geopolitical situation, take a pause, that where we stand today and how do we सबसे कम मार हमारे जो कॉमन लोग हैं उनके ऊपर पड़े। कॉमन लोगों के ऊपर मार कम से कम पड़ेगी तभी हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। वही गवर्नमेंट का व्यू है, वही सभी लोगों का व्यू है। Discrimination between the government company and the private company, it has to go. दोनों बच्चे आपके हैं, गवर्नमेंट के हैं, और गवर्नमेंट पूरी समझ गई है। गवर्नमेंट मशीनरी को भी समझना चाहिए और उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हर हालत में हम सेल्फ सर्टिफिकेशन, empower a local entrepreneur, local company with the today's technology, how we can encourage them so they produce more and more. So this is entire commodity. We are the pool of commodity producer, and we have branded. We used to be called as a Sone ki chidiya. There is nothing which we can't produce. Apart from this, the government companies can increase. Even the private company can increase with their existing plant at least 2 times or more a capacity. At the moment, I have no idea whether I will go for it or not. Vedanta will never go for BPCL. World has a huge confidence on us that we will be able to manage it, or we would like to bring in all the financial partners who will fund this. We will manage very efficiently, and we will work with the existing people. I'm just creating a castle in the air because nothing is in their hand. But when it comes, definitely I have a vision where we can very win-win situation where our people of BPCL have a great smile. They have to earn more. They have to work better and create a remodel where we can create 3 times better synergy of this company. But Vedanta will not be part of financing BPCL. राइट चलिए, तो ये एक व्यू आ रहा था अनिल अग्रवाल जी का, चेयरमैन ऑफ वेदांता। पंकज, थैंक यू वेरी मच पेशेंटली हमारे लिए वेट करने के लिए। पंकज, ये पूरा जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सबको मालूम है ये कि इस बार जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है वो सप्लाई डिसरप्शन के बारे में की वजह से एक्चुअली रैली किया है, और उस सप्लाई डिसरप्शन को ऑलरेडी एक्सेलरेट कर दिया वॉर ने। वैसे ही बहुत ज़्यादा कम नई कैपेसिटीज़ आई थी लास्ट 8-10 सालों में, उसको एक्सेलरेट कर दिया इस वॉर ने। लेकिन जो डिमांड फॉल होगी, आपको लगता है 6-8 महीने में कूल ऑफ होगा? क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि द रेमेडी फॉर हाई कमोडिटी प्राइसेस इज हाई कमोडिटी प्राइसेस। एकदम अजय भाई, आपकी टिप्पणी एकदम और एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। अगर आप देखें तो करंट कमोडिटी प्राइसेस जो भी हम देख रहे हैं वो पहले कोविड के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण थी, और आज रूस और यूक्रेन के झगड़े के कारण या वॉर के कारण वो एस्केलेट हो गई है। और ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि रूस ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा प्लेयर है और ऑयल एंड गैस में वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। यूरोपियन यूनियन की 40% की गैस की रिक्वायरमेंट आज भी रूस से आती है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, निकल हो, सब में रूस और यूक्रेन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एस्केलेट हो गया है। बट अगर आप डिमांड साइड में देखें
तो कहीं ना कहीं इस भाव के एल्यूमिनियम पर, इस भाव के कच्चे तेल के भाव पर डिमांड डिस्ट्रक्शन वाजिब है और वो होगा। और हमें लगता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 6-8 महीने में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम अपने आप आएगी और कहीं ना कहीं वो कमोडिटीज को कूल ऑफ करेगी। बिकॉज ये अगर इसी भाव पर चलते रहे तो हर कंपनियां ये भाव अपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाएंगी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्रियां शट करेंगे। जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं कि आज के जो सीमेंट के भाव हैं देश के अंदर, और जो कोयले के भाव हो गए हैं, जो पेट्रोल के भाव हो गए हैं, अगर आज आप सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कितनी भी एफिशिएंट कंपनी हो, इस भाव पर आज कोई भी सीमेंट कंपनी पैसा नहीं बना रहा है। तो ये बेटर होगा कि वो कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को शट डाउन ले लें और प्रोड्यूस ही ना करें, क्योंकि प्रोडक्शन पर आज उनका लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि ये 6-8 महीने जैसे जैसे सप्लाई टेंशन वाला काम कम होगा, कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होने चाहिए। और ये विश्व में पहली बार हो रहा है कि अगर आप टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट अगर आप देखें जो भी कंपनियां बनाती हैं एज अ पूल, उसमें से 16 से 17 रुपए कमोडिटी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही है। ये सबसे पीक प्रॉफिटेबिलिटी होती है उनकी कंट्रीब्यूशन की। हो सकता है वो लास्ट 5 साल के भाव पर ना आवे, उनके एवरेजेस बहुत ऊपर हो, लेकिन आज वाले जो भाव हम निकल $1 लाख देख रहे हैं या क्रूड हम 130-140 डॉलर देख रहे हैं, वो हमारे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है नेक्स्ट 6-8 महीने की अगर हम आगे की व्यू ले। नियर टर्म में वॉर के कारण कोई भी भाव हो सकता है, उससे बोलना मुश्किल है, बट ये लेवल ऑफ कमोडिटीज में डिमांड सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। पंकज, इस मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो वैसे बैंकिंग स्टॉक्स को पहले कहते थे कि इनकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है, अब तो थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया है। आपका बैंक्स पे क्या स्टैंड है? दो बड़े डिवीजन, एक सरकारी बैंक जिनकी स्थिति पहले ठीक हो रही थी लेकिन अब शायद वो भी मुश्किल में आ जाए वापस से क्योंकि ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, और दूसरे हैं निजी बैंक, इनकी भाव को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर कुछ कंसर्न्स थे। आपका दोनों पे टेक सर। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है आज के दिन। वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं, उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आज आप कैपिटलाइजेशन देखें तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स अपने रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर बैठे हैं। कॉर्पोरेट बुक की क्लीन अप लास्ट 5-6 साल में डीलेवरेजिंग के कारण अपने आप हो गई है। रिटेल में कोई बड़ा स्ट्रेस दिख रहा नहीं है। तो हमें लगता है कि जैसे ये थोड़ा सा टेंशन एस्केलेट होगा या महंगाई दर पर जो चिंता है वो कम होगी, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू करेंगे और उनकी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। आज हमारा रुझाव यहाँ पॉजिटिव है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ, और सरकारी में भी हम गिने चुने बैंक्स पर अपना हमारे पोर्टफोलियो में वो हमारे पोर्टफोलियो के पार्ट है। तो हमें लग रहा है कि बैंकिंग एक अच्छे पोजीशन पर है, वैल्यूएशंस काफी लुक्रेटिव है और यहाँ हमें काफी नेक्स्ट 2-3 साल के व्यू से काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आने वाले 2 से 3 साल के लिए बैंकिंग स्पेस में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बिल्टअप होती हुई दिख रही है। लेकिन पंकज जी, जहां कमोडिटी मार्केट्स पर आपसे आउटलुक हमने जाना है, एक बार करेंसी और साथ ही बुलियन मार्केट पर भी आपका नज़रिया हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर गोल्ड और सिल्वर में लगातार एक एक्शन है, अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड पीक पर जाते हुए रशिया यूक्रेन टेंशन के पूरे दौर में हमने बुलियन मार्केट को देखा है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है बुलियन मार्केट में, चाहे घरेलू बाजार देखें, विदेशी बाजार देखें, हर तरफ हम हरे निशान के साथ बड़े तेज़ी के साथ ट्रेड्स देख रहे हैं। बुलियन मार्केट में ये तेज़ी जो है वो थमती हुई देखने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं या फिर यहाँ से और ज़्यादा महंगा होता हुआ दिखेगा? साथ ही करेंसी पर भी जो करंट लेवल्स पर वॉलेटाइल एक्शंस हैं, आपका आउटलुक क्या होगा? तो अगर सोने देखें या बुलियन मार्केट देखें तो लास्ट कई महीने से हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को अगर महंगाई दर हिट करती है, ग्लोबली अगर महंगाई दर हिट करती है, तो सोना एक हेज की तरह काम करता है। तो हम अपने सारे निवेशकों को अलग अलग माध्यम से बता रहे हैं कि आपके एसेट एलोकेशन में 5 से 10% सोना का एलोकेशन होना चाहिए, और ये आपको कहीं ना कहीं मंदी के समय या महंगाई दर जहां आसमान छू रहा है वहां पर आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये हम आश्चर्यजनक नहीं है कि सोने के दाम अब $2000 क्रॉस कर गए हैं ग्लोबली। तो ये हमें लग रहा है कि आपके एसेट एलोकेशन में 5 से 10% होना चाहिए। ये एसेट क्लास ने लास्ट 6-7 साल में कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है, और जैसे जैसे विश्व में
तनाव बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, महंगाई दर बढ़ रही है, सोना आपके लिए एक एसेट एलोकेशन में हेज की तरह काम करेगा। और हमें लग रहा है इस साल का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हो सकता है एसेट क्लास गोल्ड ही हो। आज अभी तक तो 2 महीने में काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया है उसमें। करेंसी में अगर हम देखें तो एक बहुत सिल्वर लाइनिंग है कि इस माहौल में भी रूपी एक बहुत ऑर्डरली फैशन में बिहेव कर रहा है। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने देश के लिए। अगर लास्ट टाइम देखें, जब भी कच्चे तेल के दाम $90-100 जाते थे या कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आती थी, तो सबसे पहले करेंसी मार्केट रिफ्लेक्ट करता था। इस बार करेंसी मार्केट काफी ऑर्डरली फॉर्म में है और हमें लग रहा है कि जिस तरह आरबीआई ने इस तरह मैनेज किया है इस बार करेंसी मार्केट, वो सराहनीय है। एंड फुल मार्क्स टू दी सेंट्रल बैंकर्स जो इन्होंने इतने ऑर्डरली फैशन में करेंसी को मैनेज किया है। आज भी हम $600 बिलियन के एक्सेस फॉरेक्स रिजर्व पर बैठे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ की है। तो मैं कोई डिसऑर्डरली फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ करेंसी मार्केट में। अगर थोड़ा डेप्रिसिएशन होगा भी डॉलर के आगे तो वो ऑर्डरली है, उसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है। ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए और अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते